चेक कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू डूइंग वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 6 बज चुके हैं और आपको मालूम है कि 6 बजे जहां हम लेके आते हैं पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और सांसद टीवी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट सेशन को आप ज्वाइन कर लेंगे और सेशन को जल्दी से शेयर भी कर देंगे। और आपको मालूम है कि डेली यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि 4 से 5 टॉपिक को डिस्कस करने का। ठीक है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों से, है ना। तो चलिए, जितने लोग आप ज्वाइन कर चुके हैं सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। और सेशन को थोड़ा शेयर भी करेंगे अपनी साइड से ताकि हम लोग एक अच्छे तरीके से सेशन को स्टार्ट कर सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक से, जो कि आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। ठीक है, क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, ये मुद्दा बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि इंडिया में ई रुपये होना चाहिए, डिजिटल जो करेंसी है वो होना चाहिए। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो टॉपिक है आपका कवर कर रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक आपने पहले भी सुना होगा। अब जो पढ़ने के बाद में, यानी कि अभी से 20 मिनट्स, ये मान के चलिए 20 मिनट, इसके बाद में इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला टॉपिक क्या है, आप इसमें ध्यान न दें। ठीक है, ये नंबर कौन सा है? डिजिटल रुपये के बारे में, या फिर बोल सकते हैं कि जो डिजिटल रुपया है इसके रिगार्डिंग आपका पहला टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, मान लेते हैं। अब सबसे पहला जो सवाल निकल के आता है वो निकल कर ये आता है कि ये किस पेपर में कवर होने वाला है। तो पेपर 3 आपको मालूम होना चाहिए। पेपर 3 में एक छोटा सा टॉपिक है, कौन सा? इकोनॉमी में ये आपका कवर होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ये है कि क्या हो गया ऐसा, आरबीआई ने अभी हाल ही फिलहाल में पायलट बेसिस पर, पायलट के आधार पर डिजिटल रुपया जारी किया है। ठीक है, आप सुनते आ रहे हैं सीबीडीसी आने वाला है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी आने वाला है। लेकिन यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट बेसिस, अभी पायलट बेसिस क्या होता है? पायलट बेसिस का मतलब हुआ कि एक टेस्टिंग, जैसे कि अगर आप कोई कार लिए, ठीक है, या कोई कार लिए, या फिर कोई सपोज कीजिए आपने वैक्सीन आपको बनाना है। ठीक है, अब वैक्सीन बनाने के लिए होता क्या है कि उसको टेस्ट किया जाता है किसी जानवर के ऊपर, बंदरों के ऊपर, चूहों के ऊपर। ये टेस्टिंग जो हो रहा है ना, ये टेस्ट करने के बाद में इसको फाइनली सभी लोगों पर डोजेस दिए जाते हैं। तो ये टेस्टिंग है। पायलट जब बोल रहे पायलट आधार पर, यानी कि ये टेस्टिंग हो रही है कि सच में अगर डिजिटल जो रुपया है अगर वो मार्केट में आ गया तो क्या सच में जो ये जो मार्केट है क्या जैसे का तैसे रहेगा? क्या जो जिस उम्मीद के साथ में इसे जो लाने की बात की जा रही है, क्या वो सच में इम्प्लीमेंट होगा? क्या वो कुछ इस तरीके से होने वाला है? ये सारी बातें जो ना यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग बातें की जाएगी। ठीक है, तो पूरा जो पॉइंट वो क्या है, टेस्ट किया गया, बस सिंपल से। अब बस इतना खबरों में इसीलिए है, लेकिन क्या आपको इतना पढ़ना है? क्या आपको इतना छोड़ सकते हैं इस बीच मझार में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे। आपको यहाँ पे इसके भी बियॉन्ड आपको बताने वाले हैं। जैसे कि पहले तो यहाँ पे ये बात करें कि डिजिटल जो करेंसी है या डिजिटल जो रुपया है ये क्या होता है। अभी इस इमेज में जाने से पहले हम चाहते हैं आपको कुछ और दिखाने के लिए। क्या, थोड़ा सा ये इमेज पर आप थोड़ा सा एक लुक लीजिए, है ना। ये इमेज अगर आपको थोड़ा सा विजिबल होगा तो, आई होप कि विजिबल होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा डेट आपको याद दिला दे, ये वो डेट का है ये इमेज। बेसिकली ये इमेज हमने नहीं लिखा किया। ठीक है, भारत पे, जो कि यूपीआई के आप नाम से जानते हैं, ठीक है, यूपीआई के जरिए जो पैसे ट्रांसफर होती है, तो भारत पे बेसिकली क्या है, डेटा को रिकॉर्ड रखता है कि कितने ट्रांसफर हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हुए यूपीआई के जरिए। यानी कि यूपीआई मतलब क्या हुआ? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप पेटीएम यूज करते होंगे, फोन पे यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, तो कैसे हो रहा है? तो यूपीआई के जरिए वो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब इसका डेटा किनके पास होगा? तो भारत पे के पास है, ये गवर्नमेंट का है। तो इन्होंने ये देखा कि धनतेरस के दिन में, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला भी था, उस टाइम में 1:30 बजे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको मालूम होगा। तो 2 बजे तक में जो खरीदारी है ना बहुत अच्छे से हुई। ट्रांजेक्शन देखिए, ये जो ग्राफ आपको जो दिख रहा है ना, सुबह से स्टार्ट होती है, सुबह आपका 9 बजे से होती होती है पीक पहुंचता है 11-12 बजे के टाइम में ये पीक पहुंचता है। किस टाइम में जो खरीदारी है, जो ट्रांजेक्शन क्या हुआ, कुछ खरीदारी हुई होगी, यानी कि आप ऑनलाइन तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यानी कुछ आप खरीदे होंगे, कुछ बेचे होंगे, ये ऑनलाइन तरीके से हो रहा था, तो इसकी ग्राफ ऊपर गई। ठीक है, अब थोड़ा आ जाइए,
क्रिकेट मैच शुरू हो चुका है। मैच जब शुरू हुआ है तो पाकिस्तान की बैटिंग पहले हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। तो पाकिस्तान की बैटिंग के टाइम में ये यूपीआई के जो ट्रांजैक्शन है इसके ग्राफ नीचे आ गए, मतलब हुए ही नहीं, जो होने चाहिए बिल्कुल जीरो। यहाँ तक तो सही था, नेगेटिव में चला गया ये देखिए नीचे नेगेटिव में चला, कितना, ये लगभग 20% नेगेटिव में चला गया जब कोहली की बैटिंग चल रही थी। देखिए ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये कोहली की बैटिंग के टाइम में ये जो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है वो इस टाइम का है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूपीआई यानी कि इकोनॉमी में जो आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, आप जब उसको पे करते हैं, क्या सीधा साधा जो लिंक है, क्या हम बोल सकते हैं जो खरीदारी आप जो क्रिकेट, क्या इस चीज़ का लिंक क्रिकेट से है? बोल सकते हैं। इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है सर। इकोनॉमी का हम हर एक टॉपिक को कोशिश करते हैं, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे, कोशिश करते हैं कि आप तक इस तरीके से पहुंचाएं और इस तरीके से हम एक्सप्लेन करें उस टॉपिक को जो भी करंट में बना हुआ है, ताकि आपके लिए वो टॉपिक बहुत सिंपल और आसान हो सके, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया कि बैटिंग क्रिकेट जो बोलिए इसकी लिंक तो ट्रांजैक्शन से है ना, तभी तो मामला उल्टा पड़ गया ना, दिखता और दिख भी रहा है। अब थोड़ा हम लोग आते हैं, देखिए ये जो चीज़ है ना, ये तभी समझ में आएगा जब आपको थोड़ा सा सीबीडीसी के बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी किस तरीके से। देखिए यहाँ हम आएंगे, लेकिन पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ई रुपया बोलिए या फिर डिजिटल करेंसी बोलिए या फिर सीबीडीसी बोल दीजिए, बात दोनों बराबर है, ठीक है। आप इसको सीबीडीसी बोलिए या फिर आप इसको जो सीबीडीसी बोल रहे हैं ना, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी बोलिए, बात दोनों बराबर ही है, ठीक है, बात दोनों बराबर ही है। मुद्दा ये है कि ई करेंसी या ई रुपया या सीबीडीसी ये क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल? वो एग्जाम्पल ये है कि अगर मान के चलिए कि अगर आपके पास में एसबीआई का जो अकाउंट है, वो खाता एसबीआई में है, और यहाँ पर आपने रखे कितने, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आपने यहाँ पर रख दिए। आपको यहाँ पर किसी नीड हुई, आवश्यकता हुई कि आपको इसको निकाल के कुछ खरीदारी करनी है, आपने निकाला, ठीक है। आपको यूपीआई करने नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बैंक में गए, बैंक में जो उसके फॉर्म होते हैं फिल करके आपने वो पैसे निकाल लिए। आपके हाथ में फिजिकल फॉर्म में आपके पास पैसे है, कैश में, नगद बोल सकते हैं। तो ये जो फिजिकल फॉर्म में आपके पास जो पैसे हैं, ये एक तरीका हुआ क्या, आप किसी चीज को, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यानी कैश के फॉर्म में, ठीक है। एक तो ये हो गया, आप किसी को कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो आप कैश के फॉर्म में आप चीज को पे करेंगे, ठीक है, इसलिए आपने बैंकों से पैसे निकाल लिए। दूसरी बात, या तो अगर आप थोड़ा सा मोबाइल नेट चलाना जान रहे हैं तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन भी है, कौन सा, तो यूपीआई का ऑप्शन। सेकंड में आप क्या करेंगे, यूपीआई यानी कि डिजिटल तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूपीआई जो कर रहे हैं, क्या वही हमारे लिए डिजिटल करेंसी है? क्या वही है डिजिटल करेंसी? जो अब यूपीआई से पेमेंट करते, किसी को 100 रुपये कर दिए, किसी को 10 रुपये गोलगप्पे खा लिए, वही डिजिटल करेंसी है कि वो 10 चला गया, वो 10 नंबर दिखता है? नहीं नहीं नहीं, वो डिजिटल करेंसी नहीं है, क्योंकि आपके पास में वो हार्ड फॉर्म में कैश है। बैंकों में जब तक पैसे नहीं रहेंगे तब तक आप यूपीआई कहाँ से करेंगे? तो बैंक के में आपके पास में हार्ड मनी है, कैश है आपके पास में, और उस कैश को आप डिजिटली आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा, कैश के फॉर्म में, भौतिक फॉर्म में, फिजिकली आपके फॉर्म में उसको आपने कैश के फॉर्म में ट्रांसफर किया, ठीक है। लेकिन ई रुपया में क्या होगा, ई रुपये में आपके पास में डिजिटल मुद्रा होगा, डिजिटल करेंसी होगी। किस तरीके से? तो वो एक नंबर के जैसे होगा। अगर आप कहेंगे कि सर किस तरीके, थोड़ा सिंपल करके बताइए। आपने छोटे के टाइम में घड़ी पहनी होगी, एक होता है टिकटॉक वाला जो घड़ी होता है, डिजिटल जो घड़ी होता है, जिसमें आप बड़ा बटन होता है, उसमें बड़ा उसको इतना दबाते हैं ना, उसको ख़राब करके छोड़ते हैं। एक वो घड़ी याद कीजिए, ठीक है, डिजिटल वही करेंसी है। तो वह एक घड़ी है, और उसमें जो नंबर लिखा होता है ना, टाइम जो बता रहा है, उस तरीके से वो आपका जो अमाउंट वो दिखाएगा। यानी कि बिल्कुल एक डिजिटल, जैसे आप स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो उसमें डिजिटल फॉर्म में लिखा होता है कि आपने कितना किलोमीटर चलाया। कैलकुलेटर हो गया, तो कैलकुलेटर में वो लिखा होता है
एक लिमिट होता है उसमें, तो वो जो नंबर है ना उस तरीके से आपके पास में वो शो करेगा। आप जब SBI जब अकाउंट खोलते हैं तो आपको प्राइस दिखते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके पैसे दिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये क्या, कुछ जैसे हम आप जब देखते हो SBI अकाउंट तो उसमें लिखा होता है रुपया, वहाँ रुपया नहीं होगा, डिजिटल रुपया होगा। इसका कुछ सिंबल बन जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि आने कुछ सिंबल इसका बन जाएगा शॉर्ट में, क्योंकि इतना लंबा लिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका बन जाएगा। तो कुछ लोग ये बोल रहे कि ये ई रुपया बनना चाहिए, ER ऐसे, ई हो गया और इसी को ऐसे। ये अभी बहुत टाइम लगने वाला है, अभी टाइम लगेगा, अभी मालूम चलेगा कैसे होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी समस्या भी है, समस्या भी हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको भी बात करेंगे। तो ये हो गया आपका, यानी कि जब डिजिटल करेंसी, ये तो हो गया आपका UPI। तो UPI से आपका तो अलग है, UPI से आपका अलग है। कैसे अलग है? UPI से अलग इस तरीके से कि UPI में आप फिजिकल मनी को, यानी कि कैश को जो आपका बैंक में है, उसको आप डिजिटली जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो आपका हो गया UPI। लेकिन जब डिजिटल ट्रांजेक्शन या डिजिटल करेंसी जब बात कर रहे हैं तो या मतलब ये हुआ कि आपके पास डिजिटल फॉर्म में आपके पास कैश नहीं है। अब आपके पास कैश नहीं है, आपके पास एक नंबर है बस, जो एक कैलकुलेटर में नंबर जो दिखता है उसी तरीके से नंबर है। आप उसको डिजिटली ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन ये कैश आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, ये पॉइंट क्लियर है। अब एक सवाल ये उठता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है, कौन सा? तो ये जो आपका CBDC है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। आप पूछें सर ये क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए इस चीज को। ये तो टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको एक आसान शब्दों में, ताकि इसका वर्ड यहाँ यूज हुआ तो आपको समझ में आ सके। ब्लॉकचेन का मतलब ये हुआ, टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एक कंप्यूटर में आप चीज़ों को अपडेट किए, सपोज कीजिए आप अपडेट किए या कुछ डेटा को रखे, कुछ आपने उसमें डाउनलोड किया, जैसे किया कहीं दूर बैठा हुआ कोई दूसरा कंप्यूटर के पास में भी वो चीज़ें आ गई। कंप्यूटर हम बोल रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉरी मोबाइल नहीं बोल रहे, कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर, इसमें सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है ना। तो कंप्यूटर में जब आप कुछ अपडेट कर रहे हैं, जो डेटा आप रख रहे हैं, डेटा अपडेट किया, कुछ डाउनलोड किया, कुछ भी अपलोड किया आपने, वो चीज़ें दूसरे कंप्यूटर तक में वो एक्सेस हो सके, दूसरे कंप्यूटर तक वो पहुंच सके, इंस्टेंट यहाँ की एक्टिविटी, यहाँ कुछ हरकत की आपने, दूसरे कंप्यूटर में वो चीज़ें पहुंच गई। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सिंपल, ठीक है। अभी साइंस एंड टेक का भी कुछ आर्टिकल आएंगे, तो जब आएंगे तो इसको हम अलग से डील कर देंगे, क्योंकि ये पूरा टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, तो साइंस एंड टॉपिक बहुत जल्द आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब PIB ले रहे हैं और शाम के टाइम में मैगजीन तो ले ही रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उस समय बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, और आपको बिना डाउट का जो होता है ना उस तरीके से आपको छोड़ेंगे कि कोई डाउट बचे ही ना, ठीक है। तो ये हो गया कानूनी निविदा, यानी कि इसे ये बोला गया कि CBDC जो है आपका जो डिजिटल जो करेंसी है, ये आपका जो है ना ये एक लीगल टेंडर होने वाला है, कानूनी निविदा होने वाला है। क्या होता, इसका मतलब होता है कि अगर आप CBDC को, यानी कि जो रुपया आपके पास में, अगर आप किसी को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और आप कहते हैं कि हमें ये चीज़ें दे दो, ये सामान दे दो, इसके बदले आपको हम CBDC कर रहे हैं, यानी रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक समस्या ये आ सकती है कि अगला बंदा एक्सेप्ट करे ना, यार क्यों ले हम तुम्हारा ई करेंसी, हमें तो नोट चाहिए, 100 के नोट गांधी वाले, या 500 नोट चाहिए, तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। और जब वो एक्सेप्ट करेगा नहीं तो आप क्या कहेंगे इसे, कि वो लीगल टेंडर नहीं है। और जब हम कहते हैं कि वो लीगल टेंडर है, यानी अगला जो बंदा है उसे मेरे ट्रांसफर किए हुए पैसे को लेना पड़ेगा, मेरे ट्रांसफर किए हुए पैसे को वो लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ वो निकल के आती है। अब सवाल ये निकल के आता है, ठीक है वो आप ले लिए, क्या इस टर्म को हम ये बोल दे कि हमारे पास में जो करेंसी है वो आपका लीगल टेंडर है? यस। अब यहाँ पर लीगल टेंडर हमारे पास जो करेंसी है, तो उसी तरीके से, यानी कि आप जो कुछ नोट देंगे या लेंगे, यानी कि आप ले सकते, दे सकते, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में ये RBI ने ये कहा है, RBI जिस चीज़ को बोल दिया कि लीगल टेंडर है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहां से निकल के ये आता है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो पॉइंट निकल कर रहा है कि CBDC जो करेंसी है वो RBI यहां पर कंट्रोल करेगी, उसको रेगुलेट करेगी, किसको? तो CBDC को, रुपया को, डिजिटल करेंसी को, इसको रेगुलेट करने वाली है। अब यहां से कुछ कुछ पॉइंट, आप ये पूरा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं,
और जब भी कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप इसको प्रीलिम्स में इसको अप्लाई करने वाले हैं, अभी मेंस में हम नहीं बढ़े, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे और जो ऑलमोस्ट कुछ कुछ हम बात कर चुके हैं, अब थोड़ा मेंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वहां जाने से पहले एक समस्या और दिमाग में आ रही, क्या कि सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि ये तो क्रिप्टो करेंसी भी इसके ऊपर बेस्ड है। जो क्रिप्टो करेंसी जो है बेसिकली ऑनलाइन ये आपका डिजिटल करेंसी है, तो क्या सर इससे किस तरीके से अलग है, ये बता सकते हैं क्या? तो क्रिप्टो करेंसी कुछ उसी तरीके से है जैसे कि आप सीबीडीसी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों की जो बोल सकते हैं कि मैनेज करने की, कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की जो प्रक्रिया है ये अलग अलग है। कैसे अलग है इसको समझते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी और एक मेरे पास में सीबीडीसी है, दोनों की हम बात करें तो सीबीडीसी जहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी की हम जब बात करते हैं तो ये आपका सेंट्रल बैंक यहाँ पे इस चीज को रेगुलेट करेगा, इस चीज को मॉनिटर करेगा, ठीक है। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी की जब बात करते हैं तो यहां पर इसी चीज को डिसेंट्रलाइज बोला गया, इसी बात को यहां बोला गया ये विकेंद्रीकृत है। यानी कि ये आप बोल सकते हैं कि इसके लिए कोई यहां पर सेंट्रल कोई आपका जो बैंक है वो नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। आप बोलें सर कोई नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो ये हम लोग इस टॉपिक में जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ इसको पूरे प्रोसेस से पढ़ेंगे, ये इसलिए यहाँ ज़्यादा लिंक नहीं कर रहे हैं, बस जहाँ तक हमें लिंक करना है वहाँ तक करके हम इसको एक बैलेंस कर रखे हुए हैं। मे नॉट बी ए लीगल टेंडर, लेकिन इसमें लीगल टेंडर यानी कानूनी निविदा की जो बात की है, सीबीडीसी कानूनी निविदा में आता है, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पर ये बोला है, अभी तो पायलट बेसिस पे स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी नहीं, जब ये फुल फ्लेज जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें ये कानूनी निविदा बन जाएगा और आपको और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब कुछ हमें ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना थोड़ी सी मुश्किल है ना, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, लेकिन इसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो सीबीडीसी को आप रेगुलेट कर सकते हैं। लास्ट में ये कि वैल्यू सेम एज फिजिकल करेंसी, आप जो करेंसी यूज करेंगे ई करेंसी या डिजिटल करेंसी, इसकी वैल्यू सेम होगी किसके? तो इस सेम वैल्यू जो आप कैश यूज करते हैं, जो आप फिजिकल करेंसी यूज करते हैं, सेम उसकी तरह वैल्यू, यानी कि 100 के आप नोट आपके पास में है और 100 के आपके जो नंबर है जो डिजिटल करेंसी है सेम वैल्यू होगी। तो ये बोला, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि डिमांड और सप्लाई पर, डिमांड यानी कि मांग और पूर्ति के आधार पर आपकी जो कैश की जो वैल्यू है, फिजिकल करेंसी है, ये चेंज हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, ठीक है। दोनों में एक समान अंतर हम देख चुके हैं। नहीं समझे इस चीज़ को तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत आसान से, बहुत एक स्लो मोशन में, बहुत आसान शब्दों में इसको हमने समझाया है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं इसी में कि क्यों भैया, क्यों इसकी क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें क्रिप्टो करेंसी, सॉरी सीबीडीसी की, ई रुपया की हमें नीड क्यों पड़ी? तो ई रुपया की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर हमें जो लॉन्च जो किया गया, क्यों किया गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कैश हमारे पास में या फिजिकल जो करेंसी है, इसको हैंडलिंग करने का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आता है। आप एग्जाम्पल लेके चलिए कि अगर आप जब भी जो नोट होते हैं, नोट को प्रिंटिंग करना, इसके लिए आपको आप एक चीज़ हम एक डिस्कस भी किए थे, जब आपको एक पॉलिटिशियन जब ये कहा था कि इमेज होनी चाहिए लक्ष्मी गणेश जी की, उसमें हम ये भी बात की थे कि आरबीआई के सेक्शन 22 और 25, इसमें हम ये भी बात की डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जो कि डिज़ाइन करता है और सरकार उसको अप्रूव करती है, और सेक्शन 22 जहाँ पर जो आरबीआई है, आरबीआई इस चीज़ को इशू करता है, उसके पास में एक अधिकार है इशू करने का, और प्रिंटिंग करने के आपके 4 जगह भी हम बात किए थे, देवास हो गया, नासिक हो गया, तो सलबोनी हो गया। तो ये क्या हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि इसमें आपको क्या प्रिंटिंग करने में, मैनेजमेंट करने में क्या कॉस्ट लगते नहीं है? प्रिंटिंग के कॉस्ट लगते हैं, हैंडलिंग के कॉस्ट लगते हैं, आपने प्रिंटिंग कर दिया उसको एक जगह दूसरी जगह लाने के लिए कॉस्ट लगेगा, बैंकों तक पहुंचाने में कॉस्ट लगेगा, ये कहाँ से आएगा? तो ये कॉस्ट से बचने के लिए एक ये सीबीडीसी को लॉन्च किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है पारदर्शिता। अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास में रिकॉर्ड होता है, आपके पास में हिस्ट्री होती है, आपके पास जब हिस्ट्री होती है तो जो सेंट्रल बैंक है उनके पास में हिस्ट्री होती है, तो जब हिस्ट्री होती है आप
ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी भी जो करप्शन है, जो ब्लैक मनी, कुछ चीज़ें यहाँ पे इवॉल्व होकर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो ट्रांसफर किया सबका रिकॉर्ड किसी पास में, आरबीआई के पास होने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। आप यूपीआई में जब आप चीज़ को ट्रांसफर करते हैं किसी पैसे को, तो यूपीआई में आप देखेंगे जो हिस्ट्री का एक पोर्शन होता है, यानी पेटीएम आप किसी को किए तो पेटीएम में आप देखेंगे हिस्ट्री, जब जाएंगे तो आप देखेंगे जो ट्रांजेक्शन, हिस्ट्री ट्रांजेक्शन, तो आपके पास मिलेगा क्या कि उसमें आप कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन किया है। यानी कि आप जब खुद देख सकते हैं तो आरबीआई तो देख ही सकता है इस चीज़ को। ऑनलाइन में चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती है ना। तो यहाँ पर पारदर्शिता, ये भी आपका पॉइंट निकल के आता है। इसके लिए भी लॉन्च किया गया जो काउंटरफिट करेंसी है, इसके ऊपर भी टैकल, यानी इसको रोकने के लिए, इसको भी रोकने के लिए तो जो काउंटरफिट करेंसी है, यानी कि नकली जो मुद्रा है, इसको रोकने के लिए। अब करेंसी होगी नहीं फिजिकल फॉर्म में, तो नकली और असली के तो क्वेश्चन उठेगा नहीं। जब हमारे पास में ई फॉर्म में या ई फॉर्म में हमारे पास में करेंसी है, तो नकली और असली कहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ पर एक खतरा होगा, अभी हम बात करेंगे उसके चुनौती के बारे में कि यहाँ पर भी कुछ खतरा निकल के आएगा। तो ये हम लोग बात करें चुनौती के बारे में। हमने यहाँ पर क्या पहले बात स्टार्ट किया कि क्यों इसे लॉन्च किया गया। तो ये हम जो भी बात करेंगे आपके मेंस में काम आएगा। मेंस में आपको सीबीडीसी क्वेश्चन अभी तो पूछे नहीं गए, लेकिन डेफिनेटली अगले मेंस में आपको मिलने वाले क्वेश्चन, तो तैयार रहेगी इस चीज़ के लिए सीबीडीसी रिगार्डिंग। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर, अगर ये इतना आपने देख लिया, तो आपके पास में एक अच्छा कंटेंट होगा लिखने के लिए। आप जो क्वेश्चन, जो डिमांड क्वेश्चन का होगा, उस डिमांड को आप पूरा कर सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आरबीआई के पास में रिकॉर्ड होगी कि कौन कितना ट्रांजेक्शन किया, कौन कितना, मतलब जो पैसे ट्रांसफर करके कोई चीज़ परचेज कर रहा है, कौन कितनी महंगी गाड़ी खरीद रहा है, कौन कितनी महंगा घर खरीद रहा है, इसका रिकॉर्ड रहेगा। बहुत लोग पैसे बचाते हैं ना कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, 8 लाख से वार्षिक आय मेरी कम है। अब ये नहीं बचने वाला है। जब आप महीने के, जब अच्छे खासे पैसे आप खर्च करेंगे, तो इसका रिकॉर्ड होगा आरबीआई के पास में। और उस टाइम में एक फिर बहुत सारे जो कैटेगरी, अभी अब मालूम होनी चाहिए कि जो ईडब्ल्यूएस का जो इशू था, इसमें 10% है ना, तो 10% रिजर्वेशन ना। पूरे जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जो उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 98% आते हैं। 98% जो है ना, वो ऐसे लोग हैं जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, और उस 98% में से जनरल की बात कर रहे हैं, वो 10% को मिलेगा कोटा। 10% उसमें भी नहीं, 10% जो बिल्कुल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक फायदा ये भी होगा। गवर्नमेंट ने याद कीजिए 2016, ठीक है, नोटबंदी, इसके थोड़ा पहले भी याद कीजिए 14, जब शुरुआत एक हुई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन का, यानी कि वित्तीय समावेशन का, और सभी के जीरो जो बैंक अकाउंट होते हैं ना, 0 रुपये के बैंक अकाउंट, यानी कि जीरो बैंक अकाउंट जब हम बोलते हैं, यानी मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में 0 पैसे भी होने से आपका अकाउंट चलता रहेगा। ये अकाउंट बहुत एक लार्ज नंबर पे इसको ओपन किया गया। ये क्या था, बैंकों से जोड़ना। और बैंकों से जोड़ना यानी कि आप जब बैंक से जुड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल कुछ ना कुछ पैसे रखेंगे अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ पैसे वहाँ पर रखेंगे। और ये रखना और पैसे कभी टाइम पर निकालना, यानी कि ट्रांजेक्शन करना, ये किसका पार्ट हो गया, तो वित्तीय समावेशन का। आपने कैसे किया, सरकार ने पहले आपको बैंक से जोड़ दिया, और बैंक में जोड़ने के बाद में थोड़ी अब आपके पास में खाली एक क्या उसको बोलते हैं, अगर कुछ भी वॉलेट रहा, ठीक है, पर्स रहा, ठीक है, वॉलेट पर्स, तो आपकी इच्छा जरूर होगी कि उस वॉलेट में कुछ पैसे रखे। शुरुआत में नकली नोट ही रख लेंगे, बाद में थोड़ी सी कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, तो वॉलेट है तो आप 10 रुपये भी रखेंगे तो रखेंगे। एग्जाम्पल, वो छोटे टाइम में जब मेरे पास में वॉलेट आया, वो छोटा बिल्कुल 7-8 साल के, तो वॉलेट जब आया मेरे हाथ में, ठीक है, एक वही पुराना सेकेंड हैंड, कोई मतलब घर के ही किसी का था, तो मेरे पास था, और लेके हम बड़ा शान से चले जा रहे हैं। लेकिन उस पर्स में, उस वॉलेट में मेरी इच्छा हुई कि यार कोई 10 रुपये दे दे। 10 रुपये उस टाइम बहुत बड़ा एक अमाउंट था, 10 रुपये दे दे तो उसमें रख लेंगे। और 10 रुपये रखे तो बहुत शान से कि 10 रुपये मेरे वॉलेट में। तो जब वॉलेट होगा तो पैसे आप रखेंगे। उसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन में गवर्नमेंट ने पहले ये सोचा कि वॉलेट दे दो इसको, इसके हाथ में वॉलेट थमा दो, ये पैसे रखेंगे, और पैसे जब रखेंगे तो निकालेंगे भी होगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो वित्तीय समावेशन है वो आपका होगा।
क्या दिमाग है। तीसरे में नेक्स्ट में यातायात के लिए आप जो पैसे प्रिंटिंग करते हैं उसको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट में खर्च नहीं होता है? क्या थोड़ी सी भी हम बोल सकते हैं कि जो पेट्रोल है या डीजल है खर्च नहीं होते? थोड़ी सी में बहुत अच्छे खासे खर्च होते हैं। पूरे इंडिया की हम बात करें तो अच्छा खासा। तो ये जो यातायात है, पैसे के जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसपोर्टेशन में भी ये आपका बचेगा। यानी कि लॉन्च करने के पीछे सीबीडीसी क्यों लाया गया, ये कारण के पीछे हमने कुछ पॉइंट बात किए। लास्ट में एक पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि आसान सीमा पर से भुगतान। देखिए, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं एक फॉरेन कंट्री से, जब आप पेट्रोल खरीदे तो अरब वर्ल्ड वाले से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपके पास क्योंकि डिजिटल करेंसी है तो डिजिटल जो फॉर्म है करेंसी का उसको ही आप ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ईवे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक तो फ़ायदा ये भी है और ईजिली हो जाएगा। जब आपके पास में कैश होगा नहीं तो जैसे थोड़ी एक सिप या डॉलर लेके आओ, है ना, और एक सिप हम यहाँ से रुपया भेज देंगे, ऐसे तो नहीं होगा अपना। अब क्या होगा कि ई फॉर्म में अब यहाँ पर किसी को मूवमेंट करने की नीड नहीं है। अब आप कहीं अमेरिका में बैठे हुए डिजिटल तरीके से आपके पास पैसे पहुँच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी एक डायमेंशन में, किसी एक पहलू को आप उसको जब एक्सप्लेन करते हैं। आप इतना लिखे ना, आप इतना पॉइंट लिखे, हमने आपको जितना समझाया ना, जब समझे होंगे तो हर एक पॉइंट के पास में कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जैसे वित्तीय समावेशन, जन धन योजना, क्योंकि इसके जरिए हुआ था ना, एग्जाम्पल के जरिए आप ये भी कर सकते हैं पास में। तो आपके पास में जो अभी समझाए, समझे रियल में समझे, और ये तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको। हम स्पून फीडिंग तो पूरा नहीं कर सकते कि स्पून में, लेकिन आपको इतना कर सकते हैं कि हर एक टॉपिक को समझाते चलेंगे मेंस में क्या नीड है, क्योंकि अभी तक हम इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, अब फुल फ्लेज्ड तरीके से पूरी तरीके से हिंदी में आ चुके हैं एक धमाकेदार एंट्री करते हुए। तो जब तक है यहाँ पर, है ना, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे बहुत आ गए तो मतलब मेरे ही शासन चलेगा। जब तक है यहाँ पर तब तक आपको गाइड करते रहेंगे, आपको एक सही डायरेक्शन आपको हम देते रहेंगे ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी आगे अच्छा कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में और आगे हम बात करते हैं क्या क्या इसमें चुनौतियां होने वाली है। सबसे जो बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट एक क्वेश्चन में एक 90% चांसेस है, 99% चांसेस होते हैं कि एक यूपीएससी के मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें चैलेंजेस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बोल 90%, यानी कि आप सोचिए कि कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन ये डायमेंशन, ये पहलू होता ही होता है। क्या आप इसमें चुनौतियां ये दिखते हैं? सुरक्षा की एक बोल सकते, सुरक्षा की जो कंसर्न है या सुरक्षा की जो को लेकर सुरक्षा का जो मुद्दा है ये कंसर्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप पैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये भी तो टेंशन होगी आप किसको किए। आपने देखा होगा कि जाम चढ़ा का जो वेब सीरीज आया था, ये ऑनलाइन तरीके से फ़ोन पे पेटीएम के भी आपको मतलब हैक करके या उसको मिसगाइड करके आपके वैसे ले लेते थे। ये भी एक सिक्योरिटी का इशू है, आपके पास पैसे किस तरीके से रहेंगे। कोई दूसरी कंट्री, ऐसा नहीं कि मतलब हमारी कंट्री में जो आपके बैंक जो अकाउंट है चाहे डिजिटल तरीके से क्यों ना हो, उस पर आप अटैक करके आपके पैसे को ट्रांसफ़र कर ले, तो सिक्योरिटी का एक इशू बना रहेगा हमेशा। ठीक है, ये तो अभी बना रहता है, अभी भी आपके पास जो अकाउंट होगा उसमें मैसेज आते हैं, किसी भी आपके अननोन कॉल को आप रिप्लाई ना करें। बैंक आपसे कभी नहीं पूछती आप क्या, आपका ओटीपी क्या है, आपका एटीएम कार्ड नंबर क्या है, आपने ये देखा होगा। तो यहाँ पर ये सुरक्षा का जो इशू है, सिक्योरिटी का जो इशू है, ये सबसे पहले हम रखें। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला और सबसे बड़ा चुनौती है जो सामने में देखने को मिलेगा। बैंकों की मध्यस्थता, ये ना छोटा सा टर्म है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। क्या अभी क्या होता है कि अगर जो भी हम और आप जो बैंकों में पैसे को डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, वही पैसे को लेकर बैंक जो है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन को वो लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। वो जो बिजनेसमैन है वो लोन लेते हैं, ठीक है, वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है और थोड़ा अपना इंटरेस्ट बैंकों को देता है, और बैंक फिर क्या करती है, हमारे जो डिपॉजिट हमने जो किया है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट हमें देता है वो। तो ये पूरी साइकिल चलती है बैंकों के जो खर्चे भी इसी से चलते हैं, इंटरेस्ट है, ब्याज से चलते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है
ये जो इंटरमीडिएट वाला जो काम कर रहा था, लोन को पहले डिपॉजिट हमसे लिया, उस फिर एक बिजनेसमैन को दे दिया, अब ये जो मध्यस्थता वाले जो वर्ड यहाँ निकल कर रही है, अब ये कैसे करेगा? अब इनके पास में सारा जो फॉर्म है वो डिजिटल तरीके से होगा, करेंसी आपकी डिजिटल होने वाली है। अब ये इसको कैसे वो हैंडल करेगा, ये एक समस्या निकल के आती है। और ये समस्या मतलब अब इसे इंटरेस्ट बोल सकते हैं या ब्याज बोल सकते हैं, वो कैसे मिलेगा, क्या इसका आधार होगा, रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट, इसका क्या होने वाला है, ठीक है, ये एक समस्या निकल के आ रही है। इसके बारे में भी क्या इसका होगा, ये तो आरबीआई ने भी नहीं सोचा है, ठीक है, तो हम अभी बात ही नहीं कर सकते। जब ये सोचे कि हाँ इसका हम क्या करेंगे, पूरा एक पब्लिक ओपिनियन के लिए चीज़ें जब सामने रखी जाएगी कि ये सब कुछ होने वाला है, तो फिर तो बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। तकनीकी जो भी हमारे पास में जो CBDC यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं रहा। जैसे कि आरबीआई जो प्लेटफॉर्म यूज करता है खासकर ट्रांजेक्शन के लिए, बैंकों से ट्रांजेक्शन करने के लिए, कुबेर एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आरबीआई भी ट्रांजेक्शन करता है। तो आरबीआई जो ट्रांजेक्शन करता है, तो आरबीआई पास में एक स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म है, ऐप बोल सकते हैं, वो ऐप ही मान के चलिए, ठीक है, उसके जरिए होता है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे हैक करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में अगर हम CBDC को लाएंगे, तो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक आम इंसान भी कहीं ना कहीं कुछ खरीद रहा है, वो UPI कर रहा है, पेटीएम कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग एक टेक्नोलॉजी होने वाली है, मजबूत एक तकनीकी होने वाली है? ये एक समस्या निकल के आती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल श्राप दे रहे हैं कि बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चुनौती तो है ना कि अगर कुछ सस्ता और मतलब छोटा सा कुछ और चीप चाइना की तरह अगर टेक्नोलॉजी रहा, तब तो कोई भी इसको हैक कर लेगा। तो ये तकनीकी एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है, ठीक है। कॉस्ट तो लगने वाले हैं। जब आप पूरे इंडिया में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला, उसको देखने वाला, उसको एक तो कोई सेंट्रल कोई मेन कोई ऑफिस तो होगा ना, जहाँ चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा, जहाँ ऑपरेट की जाएगी। ये इसका कॉस्ट आने वाला है, ये इसका लागत लगने वाला है। तो ये लागत भी हो गया आपका। नेक्स्ट में यहाँ पर है कि सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जोखिम, यानी कि अभी हमने कहा कि अभी आपने सुना भी होगा कि चाइना ने मुंबई में की जो इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए वो साइबर अटैक के थ्रू से उसको बंद कर दिया था। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को चाइना दूर बैठा बैठा बंद कर दिया, और ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है, बहुत बड़ी कंसर्न है, ठीक है, भले इस चीज़ को ज़्यादा मीडिया हाईलाइट नहीं किया, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या पता कि इंडिया साइबर को लेकर, साइबर सिक्योरिटी लेकर, यहाँ पर जो भी हमारे दुश्मन कंट्री है वो कुछ अटैक ना करे, साइबर अटैक ना करे, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसकी जोखिम बनी रहेगी। लास्ट में यहाँ पर ये परिचालनात्मक बोझ, यानी कि ऑपरेशनल जो बर्डन है, पूरे चीज़ को ऑपरेट करना, इसके लिए स्टाफ चाहिए, उसे ट्रेन करना होगा, उसे आइडिया तो होना चाहिए कि भाई आप कैसे ट्रेन करने वाले हो, आप चीज़ों को कैसे संभालने वाले हो। ऐसा नहीं कि आपने UPI बस डिजिटल आपने ये बोल दिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक में इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ स्टाफ चाहिए, ये नंबर्स ऑफ स्टाफ चाहिए। तो ये आपके समस्या बनने वाले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आपके चुनौती है। आगे हम बात करते हैं इसी में आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है, यानी कि आगे की राह क्या हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि आप ये कर लो कि जो भुगतान और जो निपटान जो प्रणाली है, यानी कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, ये आप अच्छे से कर लो। आप जो पेमेंट कर रहे हो और कोई भी कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आया, पैसे होता है ना कभी कभी, आपने पेटीएम किया, पैसे आपने यहाँ आपके यहाँ से तो कट गए, ठीक है, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं पहुँचे। वो बोलेगा भाई पैसे पहुँचे नहीं, आप तो बोलेंगे पैसे तो कट चुके हैं, अब क्या करें। अब हो सकता है कि थोड़ा कुछ मारपीट भी हो जाए। तो ये अब ऑनलाइन जब हो रही चीज़ें तो समस्या होगी, पेमेंट में भी समस्या होगी। अब उस पेमेंट को सेटल करने के लिए कोई तो सिस्टम होना चाहिए ना। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ये आपका दुरुस्त होना चाहिए। ये पेमेंट आप ऐसा नहीं कि पेटीएम में किए अब पैसे नहीं गया, और आई थिंक कि आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, कभी न कभी तो हुआ होगा, पेमेंट किए पहुँचा ही नहीं। ये समस्या एक निकल के आती है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, है ना, यानी कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला अच्छा खासा, है ना, स्टाफ तो ये तो हो गया। इसके अलावा
आप जो स्टाफ को रखें वो ऑफिस तो चाहिए ना, ऑफिस, ठीक है, उतनी बोल सकते हैं कि जो एक बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, मशीन्स हो गया, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएंगे, ये आपको लगने वाले हैं। सही तकनीकी होनी चाहिए, जिससे पीछे हमने कहा कि तकनीकी का एक इशू हो सकता है, तो सही तकनीकी यानी कि सही, स्ट्रांग, और बोल सकते हैं कि कोई साइबर अटैक की कोई संभावना इसमें ना हो, ऐसे कुबेर की तरह जैसे आरबीआई यूज करता है। तो कुबेर यूज कर रहे हैं, यानी कि आरबीआई पास, इसको मालूम है कि आरबीआई सेंट्रल बैंक है ना, तो वो तो करेगा ही। तो उसी तरीके से पूरे यूपीआई को संभालने के लिए, उसके ट्रांजेक्शन को देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंडिया आरबीआई पास में भी एक स्ट्रांग, एक सही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए। डेटा सुरक्षा विनियमन यानी कि डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन होना चाहिए। डेटा को प्रोटेक्ट करने, अब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप, अब उसको, उसकी हिस्ट्री आपके पास भी है, आरबीआई के पास भी है। अब ये जो हिस्ट्री है, किसी गलत जो कंट्री या किसी गलत एक इंसान के पास में चला जाता है, तो इसका ये मिसयूज कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम में हम ये कहते हैं कि डेटा इज़ अ फ्यूल, आज के टाइम में डेटा ही ईंधन है इसके लिए, ठीक है। तो आगे की राह के लिए हम लोग 4 पॉइंट यहाँ पर बना रखे हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से ही है, और क्या है मुद्दा, क्या है मुद्दा, ये है कि आपका इन्फ्लेशन का जो टारगेट है, ये टॉपिक आपका है। लेकिन खबरों में क्यों है, खबरों में इसलिए हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि आरबीआई पैनल ने 3 नवंबर को एक विशेष बैठक की। बस सर इतना ही, इतनी सी बात है, आरबीआई की बैठक हुई। लेकिन बैठक क्यों हुई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के बारे में आपने थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा बेसिक, लेकिन नहीं भी है तो थोड़ा सा यहाँ लिंक कर देते हैं। मुद्रास्फीति यानी महंगाई, सिंपल सी बात है, इतना समझते होंगे, जब चीज़ों के प्राइस जब बढ़ जाते हैं, जब आप जो चीज़ें, जो आप सामान हैं, जो भी गुड्स हैं, जब वस्तुएं हैं, उनकी जब प्राइसेस बढ़ जाए, उनकी जब मूल्य बढ़ जाती है, तो ये जो अवस्था होती है मुद्रास्फीति होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना, ये तो बच्चे बात है, ठीक है। लेकिन क्या मुद्दा है सर, ये बताइए क्यों बैठक हुई, क्या आप समझाना चाह रहे हैं, सुनिए। ये तो आपको बात मालूम होगा कि आरबीआई यहाँ पर जो है ना, आरबीआई जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई देखती है, और फिस्कल पॉलिसी कौन रिलीज करता है, गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी को ये बोला गया, सरकार ने बोला कि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ किसे रही है। तो यहाँ पर आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मार्केट का आइडिया अगर आइडिया होगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये भी होगा कि अभी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 6+ है, और आरबीआई को ये टारगेट दिया गया है कि आपको महंगाई जो है ना, मुद्रास्फीति, वो आपको 4 से +2 रखना है। यानी कितना, यानी कि 4 से प्लस यानी कि 6 हो सकता है, और 4 से -2 यानी कि 2 हो सकता है। यानी कि इसको बोला गया कि आप 2 से 6% तक आप जो इन्फ्लेशन है उसको रखेंगे, महंगाई, और 6 से बढ़ गया अभी। इसके पीछे भी कारण बहुत सारे हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ना एक सबसे बड़ा कारण है इसके प्राइस बढ़ने से। रशिया यूक्रेन वॉर आपका छिड़ा हुआ है, वेट को एक्सपोर्ट तो किए हम लोग, लेकिन हम लोग जो घरेलू जो खर्च है, घरेलू जो आवश्यकता है, इसको भी तो पूरा करना पड़ेगा ना, इसके लिए एक लिमिटेशन है, ये भी एक कारण बोल सकते हैं। बाढ़ समय समय पर आती रहती है, और अभी जो ला नीना का जो 3rd सीक्वेंस जो चला, इसके कारण जो बिन मौसम जो बरसात आपने देखने को मिला होगा, इवन कि दिल्ली में बरसात हुई, ये भी एक रीजन बन जाता है, खासकर अभी इस टाइम में जो फसल है उसको बर्बाद करने के लिए। तो रीजन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, शॉर्ट में एकदम बोल दिए। अगर हम ये बोले यहाँ पर कि भारत सरकार और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको लीड करती है, बेसिकली आरबीआई लीड करती है, लेकिन गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी होती है, ये 1 साल में 4 बार बैठती है, 3-3 मंथ करके। तो कब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ चुका है, अब यहाँ सरकार कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप करने वाली है, तो ये क्राइटेरिया होता है, ये आपके प्रीलिम्स में हो सकता है स्टेटमेंट बन जाए। क्या अगर आपसे हम ये बोले कि लगातार यहाँ पर 3 लगातार तिमाही, यानी कि 3 लगातार तिमाही मतलब क्या हुआ, तिमाही मतलब 3 महीना, यानी कि 3 × 3 यानी कितना 9, यानी कि 9 महीने तक में, 9 महीने तक में इन्फ्लेशन यानी जो मुद्रास्फीति है, ये आपका बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर ये वो अवस्था है जिस टाइम बोल सकते हैं कि आपका मुद्रास्फीति आ चुकी है, महंगाई आ चुकी है।
तो सरकार यहाँ पर आरबीआई को ये बोलती है कि एक रिपोर्ट दे दो, हमें महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार ने आरबीआई को एक रिपोर्ट मांगा है और उस रिपोर्ट देने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर एक विशेष एक बैठक बुलाई है अपने पैनल का, विशेष बैठक बुलाई अपनी आरबीआई पैनल का। कब? 3 नवंबर को, ठीक है, 3 नवंबर बैठक बुलाई। अब बैठक वो होने के बाद में ही मालूम चलता है आपको, तभी करंट अफेयर्स में आता है। तो बैठक बुला ली क्या करने के लिए, कि रिपोर्ट में क्या क्या बोला जाएगा। स्कूल में अगर आप कुछ करते हैं, आपकी मार्क्स कम आते हैं, तो आपका रिपोर्ट मांगा जाता है, और इस रिपोर्ट में आप अगर दोस्तों के साथ में कुछ बैठक करते हैं, क्या बोला जाए, या जो पेरेंट्स है उसके साथ कुछ बैठक करते हैं, क्या बोला जाए। तो वही बैठक यहाँ पर भी है। अब इसकी भी जो है ना क्लास लगने वाली है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, मुद्रा नीति समिति, जो कि इसकी अभी हम जस्ट बताएं कि आरबीआई इसको लीड करता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ नीचे और भी है, आरबीआई यहाँ पर रिपोर्ट किसको, भारत सरकार को। अब यहाँ पर कब तक देना है, अक्टूबर कर देना, 12 नवंबर तक में, ठीक है, 12 नवंबर तक में इसे देना है, ठीक है, 12 नवंबर तक में, ठीक है। तो 12 नवंबर तक देना है, इसके लिए बैठक हुई। अब यहाँ ये बोला कि ठीक है आपको रिपोर्ट देना है, तो सरकार कुछ टाइम देती होगी ना, हाँ, कितना, 1 महीने का। सरकार इसको 1 महीने टाइम देती है कि आपको इस 1 महीने में जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, 1 महीने तक आपके पास टाइम है अल्टीमेटली, और आपको रिपोर्ट दिखाना है कि क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्यों महंगाई जो है ना वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये छोटी सी आर्टिकल थी और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको निपटा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आर्टिकल है, और मेरे ख्याल टाइम थोड़ा देख लेते हैं, टाइम कितना हो रहा है। टाइम तो ऑलमोस्ट हो चला है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आज इतना ही थोड़ा रख सकें। देखिए इसमें कितना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, और हमने ये सोचा था कि ये जो EWS का जो मुद्दा है ना, इसको डिस्कस करना है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि EWS के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ चुका है 3-2 से, यानी कि 5 जज थे, 3 ने इसके फेवर में, इसके सपोर्ट में बातें की, ठीक है। तो टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि स्टार्ट ही तो लेट हुआ था। कोई बात नहीं, इसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बैक जाना चाहते हैं कि हम लोग क्या इसमें कवर किया अभी तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा खासकर इसमें कि आरबीआई के रिगार्डिंग जो डिजिटल रुपया है CBDC, वो हमने देखा यहाँ पर। अच्छा ये हमने नहीं बताया ना, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट बोला गया कि शेयर्ड लेजर, इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ आप ये कीजिए, प्राइवेट एंड परमिशन। देखिए क्या होता है, एक जो क्लाइंट है वो क्या करता है, अपने पैसे को कमर्शियल बैंक में जमा करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये जो कमर्शियल बैंक यहाँ पर है, ठीक है, अब इस कमर्शियल बैंक के पास आ गया, अब ये क्या करेगा, इस पैसे को या तो सेंट्रल बैंक के पास कुछ जाएगा, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं किस फॉर्म में, क्या उसको बोलते हैं, मेरे दिमाग नहीं आ रहा है, जो आप रिजर्व रखते हैं, ठीक है, रिजर्व रेशियो जो आपका होता है। एक या तो आप बैंक के पास में है तो उसको मार्केट में ले आए, और मार्केट में जब आप उसको लाते हैं तो वो होता है लिक्विडिटी, ठीक है, तरलता इसको बोलते हैं। तब वो इसके बाद एक तो ये हुआ कि कमर्शियल बैंक क्लाइंट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ें ये है कि ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, क्या कि यहाँ पर इस चीज़ को क्या होगा कि लार्जर कॉर्पोरेशंस और मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन यहाँ भी निकल के आते हैं कि सेंट्रल बैंक मार्केट। एक तो ऑप्शन ये निकल के आता है सेंट्रल बैंक के ऊपर रखिए, दूसरा चीज़ ये कि मार्केट और लार्जर जो कॉर्पोरेशन है, यानी कि लार्जर जो कॉर्पोरेशन है, जो बिजनेसमैन है, वहाँ उसको पैसे दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इससे लिंक नहीं हो रहा था, हमें लगा कि कुछ इमेज ऐसे रख देना चाहिए, इसे रख लिया। तो ये हमने पहले बात की, उसके सेकेंड में हम बात की, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डायमेंशन बात की है, इसके बाद इसमें बहुत सारा डिफेंस बात की है, इसके क्या लॉन्च किया गया, क्यों, ये भी बात की है, क्या चैलेंजेस, ये बात की है, फिर आगे का जो वे फॉरवर्ड वो भी हम बात की है, फिर इसके बाद जो मुद्रास्फीति के लक्ष्य है ये भी हम बात की यहाँ पर। तो ये ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की। आगे कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ऑफलाइन कमेंट करके, मेरे पास तो हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट बना कर रखे हुए, ठीक है, लेकिन यही कि थोड़ा इसको टाइम आने पर हमें करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। क्या होता है ये कि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वोदय जो बैच है वो आपका लॉन्च हो जाए, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आपके लिए जो ऑफर अवेलेबल है वो आपका 75% का है। ये 75% जब I-75 जब अप्लाई करते हैं तो आपको ये चीज़ें अवेल हो जाती है, कितने में, 4999 में। अगर फीचर्स की हम बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान,
प्रैक्टिस सेशन की बात करें वो भी मिल जाता है, जूम डाउट सेशन ये भी बात करिए आपको मिल जाता है। इसके बाद में अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे है, कौन सा, तो 2000 आपको पर मंथ 3 मंथ के लिए EMI में, सेम कूपन कोड IS75, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा क्या, एग्जामपुर, आपके पास एक इंटरफेस है क्या, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप, यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, इसको अपने नाम को रजिस्टर कीजिए और इस तरीके से वो सारे फीचर जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड करता है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे हम बात करें अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करें, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर की हम बात करें, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बात करें, या फिर फ्री PDFs के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज के बारे में बात करें, या जॉब सेलेक्ट के बारे में बात करें, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट होते हैं मन में तो उस डाउट के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट के लिए। कभी कॉल ना लगता हो तो उस सिचुएशन में आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप मॉर्निंग की PIB क्लास, शाम की और एक क्लास मेरी होती है 5 बजे, जिसमें हम लोग वर्ल्ड फोकस मैगजीन कवर कर रहे हैं और एक बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हुए मैगजीन को प्लस बेसिक, मैगजीन प्लस बेसिक, तो आप वो भी क्लास आप ज्वाइन कीजिए और आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। इस क्लास के रिगार्डिंग आपकी क्या फीडबैक रहती है आप ऑफलाइन कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।